ओके, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, IMET में इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, स्पेशली जो डिफरेंस वाला पार्ट है कि डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, खासकर जो ऑर्गेनल्स का कंपैरिजन होता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में। सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने जो ट्री का ट्रंक होता है, जैसे ये ट्रंक है, ठीक है, इसके ऊपर जो छाल होती है इसे हम इंग्लिश में बार्क कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक ने बार्क के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। ठीक है, इसे इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हनी कोम की तरह दिख रहा है स्ट्रक्चर, और एक कंपार्टमेंट के इन्होंने नाम दिया सेल का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेल थ्योरी आती है। सेल थ्योरी हमारे पास 3 पोस्टुलेट्स हैं। ये थ्योरी कहती है कि पहला पोस्टुलेट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, हर चीज़ दुनिया में सेल से बनी हुई है। उसके बाद सेल जो है वो लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये दोनों पोस्टुलेट्स हमारे पास एक ज़ूलॉजिस्ट और एक बॉटनिस्ट, श्वान एंड श्लेडन, इन दोनों ने दिया था। इनकी जर्मन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि हर न्यू सेल अराइज होता है पुराने सेल से, जैसे ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है बेसिकली, ठीक है, वो डिवाइड करेगा, वो माइटोसिस करेगा तो नया सेल बनेगा। ये हमारे पास रुडोल्फ वर्चो ने, ये रॉबर्ट नहीं रुडोल्फ होगा यहाँ पे, इन्होंने ये पोस्टुलेट प्रेजेंट किया था। उसके बाद बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल की। सबसे पहले तो देखें, यहाँ पे मैंने कुछ सिमिलैरिटीज़ भी बीच में लिखी हैं। ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस नहीं हैं। सबसे पहले देखें, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है। उसके बाद एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट में सेल वॉल होती है। किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज से। ठीक है, नेक्स्ट, एनिमल जो है उसमें प्लास्टिड नहीं होता किसी भी तरीके का, ना क्लोरोप्लास्ट ना क्रोमोप्लास्ट, कुछ भी नहीं। ठीक है, प्लांट में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद प्लांट में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जिसकी वजह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे वो अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। जबकि हम ऑन द अदर हैंड वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। दोबारा से एक सिमिलैरिटी लिखी हुई है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों का राइबोसोम साइज सेम होता है, क्योंकि देखो डिफरेंस जो आता है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में आता है। प्रोकैरियोटिक का 70S होता है, यूकैरियोटिक का 80S होता है। दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो दोनों का 80S राइबोसोम का साइज़ होता है। प्लांट में ग्लाइऑक्सीजोम ऑर्गेनल, एक ऑर्गेनल है जो कि सीड में पाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है। एनिमल में ग्लाइऑक्सीजोम नहीं होता। उसके बाद आपके पास जो सेंट्रियोल है, जिससे स्पिंडल फाइबर निकलता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एनिमल में स्पिंडल फाइबर की वजह से ही क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, जबकि प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल नहीं होता तो स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं होते। अब यू माइट बी थिंकिंग कि अच्छा, क्रोमोसोम फिर कैसे डिवाइड हो रहे होते हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल्स में जाने के लिए, तो वो हम फिर आगे जब बात करेंगे न्यूक्लियस की, सो वील स्टडी देयर। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास कि जो एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस की पोजीशन है वो सेंटर में है। ठीक है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे पाया जाता है। पेरिफेरी यानी कि आपको सेल मेम्ब्रेन के करीब दिखेगा, क्योंकि प्लांट में बीच में एक बहुत बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, उस वजह से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एनीथिंग एल्स यू हैव इन माइंड कि अच्छा ये भी डिफरेंस हो सकता है एनिमल और प्लांट में? एनीथिंग एल्स? साइटोकाइनेसिस की डायरेक्शन को लिखते हैं। एग्जैक्टली, जो आपके पास, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जब सेल डिवीजन होती है तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो आप उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, काइनेसिस यानी कि डिवीजन, सही है। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जो एनिमल सेल है उसमें साइटोकाइनेसिस किस तरीके से होता है, इस देखें, ये 2 न्यूक्लियस बने हुए हैं, ये 2 न्यूक्लियस है। तो एनिमल सेल में ये जो साइटोकाइनेसिस है वो अंदर की तरफ 2 सेल्स बनते हैं। ठीक है, यानी कि टूवर्ड द सेंटर आपके पास डिवीजन हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल मैनर के अंदर डिवाइड कर रहा है सेल। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। सेंट्रीपिटल क्यों लिखा? क्योंकि फिज़िक्स में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है,
जिसका मतलब क्या होता है, टूवर्ड द सेंटर, ठीक है। अब प्लांट सेल में इसका उल्टा होता है। कैसे? प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो आउटर डायरेक्शन में होता है, इस तरीके से होता है, सही है। और सेंट्रीपिटल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मैनर में हो रहा है इसका साइटोकाइनेसिस। अच्छा, उसके बाद आपका जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो गोल्जी होती है वो आपको, ये आपका सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड है आपका ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर आपको यहाँ पे मिलेगी क्या? गोल्जी बॉडी। फिर गोल्जी बॉडी का एक फॉर्मिंग साइट होता है, एक ट्रांसफर साइट होता है। पहला सिस फेस कहेंगे हम इसे, और ये ट्रांसफेस है। ये तो एनिमल में होता है, ठीक है, ये से हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। लेकिन प्लांट में ऐसे नहीं होता। प्लांट में आपका जो गोल्जी है, ये प्लांट सेल है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल आ गया, ये न्यूक्लियस यहाँ पे पेरिफेरी पे पुश्ड है। जो प्लांट सेल है उसमें गोल्जी बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? प्लांट सेल में गोल्जी का एक अलग से नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स, ठीक है, डिक्टियोसोम्स हम इसे कहेंगे। अच्छा, उसके बाद आपका जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में लाइसोसोम का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। लाइसोसोम का क्या काम होता है? इसके पास कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो हमारी सेल का, हमारे इंट्रासेल्यूलर जितना भी वेस्ट है वो एक वेसिकल की फॉर्म में जाके लाइसोसोम से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाते हैं और इस तरीके से वो उसकी डाइजेशन होती है, या फिर वो वेस्ट जो है वो सेल से इस तरीके से रिमूव होता है। जबकि अगर आप प्लांट सेल देखें, ठीक है, प्लांट के पास, प्लांट के पास ऑलमोस्ट लाइसोसोम्स होते ही नहीं, ना के बराबर होता है। फिर इनका जो इंट्रासेल्यूलर वेस्ट है वो कहाँ जाता है? वो जाता है इसके सेंट्रल वैक्यूल में स्टोर होने के लिए, ठीक है। हमारे पास तो सेंट्रल वैक्यूल्स नहीं है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है कि इनके पास सेंट्रल वैक्यूल होता है, हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वी हैव स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट। तो ये समझ आ गया कि प्लांट्स के पास ऑलमोस्ट लाइसोसोम्स नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा मैम जो एनिमल के अंदर फूड स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, जबकि प्लांट के अंदर जो स्टार्च स्टोर होती है। ओके, या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आपके पास एनिमल जो है यहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर्ड होती है, जबकि यहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर्ड होती है। फिर हमने अभी पढ़ा था स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, दोनों ही पॉलीसेक्राइड है, दोनों ही ग्लूकोज की चेन है। फ़र्क ये है कि जो स्टार्च है उसको किससे बना होता है? अमाइलोज एंड एग्जैक्टली, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन से। अब जो ग्लाइकोजन है ये ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है? क्योंकि मैं आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ, दोनों ही ग्लूकोज की तो चेन्स हैं, ठीक है। इसमें भी ग्लूकोज मोनोमर है, इसमें भी ग्लूकोज मोनोमर है, फिर डिफरेंस क्या है? सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपके पास ये दोनों मुख्तलिफ कैसे एक दूसरे से। तो ग्लाइकोजन मुझे बताइए ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड? या Are you sure? याद नहीं है, खुद ही है। ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड, ठीक है। अमाइलोज अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, और अमाइलोपेक्टिन भी ब्रांच्ड होता है, सही है। फ़र्क ये है कि जो आपका ग्लाइकोजन है इसका स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता है किससे? अमाइलोपेक्टिन से। बताया था कि मैंने
थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो और भी ज़्यादा ब्रांच्ड होता है, अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा ब्रांच्ड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास चले, आई थिंक इतने डिफरेंसेस सही हैं। बाकी एक और चीज़ ये है कि आपके पास जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के दरमियान, ये एनिमल्स के सेल्स हैं, ठीक है। जो एनिमल सेल होते हैं उनके दरमियान में ये जो चैनल्स हैं जिससे सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, तो ये एनिमल्स के दरमियान में ये जो जंक्शंस हैं, बेसिकली दीज आर जंक्शंस, जो कि एक सेल को दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। तो एनिमल में ये जंक्शन क्या कहलाता है? एनिमल में आप इस जंक्शन को कहेंगे डेस्मोसोम्स, जबकि प्लांट में ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, सॉरी मैम आपको नहीं, मैं वो इधर हूँ। अच्छा, तो प्लांट में ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं या जो जंक्शंस हैं ये कहलाती हैं फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ तक एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? ओके, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट ऑर्गेनल। हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल वॉल प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, या फिर आप लेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल परमिएबल है या पार्शियली परमिएबल है या फुली परमिएबल है? ये तो आपने सेल मेम्ब्रेन का बताया है। सेल, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इन दोनों में कौन सी, मेरे ख्याल से चूज़ द राइट स्टेटमेंट था, तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट थी कि सेल वॉल, याद रखिएगा, ये फुली परमिएबल होती है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे प्लांट सेल है तो ये उसकी सेल वॉल है और अंदर वाली तरफ क्या है, ये लिपिड की बाइलेयर है। तो हर चीज़ सेल वॉल को तो क्रॉस कर लेती है, लेकिन सिर्फ कम चीज़ें ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, पार्शियली परमिएबल है, ठीक है। अच्छा, तो ये सेल वॉल आपके पास फुली परमिएबल होगी। लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। अच्छा, जनरली क्या होता है आपके पास, अगर तो लिग्निन की डिपोजिशन हुई भी है, ठीक है, तो ये नॉन लिविंग होगी। मेच्योर सेल्स में नॉन लिविंग होती है, लेकिन जो बहुत ही रॉ सेल्स हैं या फिर अभी अभी जो सेल्स बने हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, तो उसमें सेल वॉल लिविंग भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये नॉन लिविंग है तो किसकी वजह से है? लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से। ये आपके पास एक कंपाउंड है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जितना भी आपके पास शेल है ना, जैसे वॉलनट्स हो गए, ठीक है, जितना भी शेल आप देख रहे हो वो लिग्निन और कुछ और कंपाउंड्स की वजह से बनता है। तो बेसिकली जो भी हार्ड स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, हार्ड कवरिंग वगैरह, तो वो लिग्निन की डिपोजिशन से होती है। इट्स अ वेरी हार्ड मटेरियल जो कि सेल वॉल को डेड बनाता है, या फिर आप नॉन लिविंग कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगर आप इसकी कंपोजिशन की बात करें तो प्लांट सेल जो है किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज एंड सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से, ठीक है। जो सेल्यूलोज है वो कुछ फाइबर की, समझ लें सेल्यूलोज आपके पास धागे हैं जिनका इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है एकदम क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर, और ये जो आप पेक्टिन देख रहे हैं यहाँ पे, ये पेक्टिन सीमेंट की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल, ये जैसे वो ब्रिक्स को जोड़ने का काम कर रहा होता है सीमेंट, तो पेक्टिन यहाँ पे वही पेस्टिंग मटेरियल का काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो सेल्यूलोज है ये क्रिस क्रॉस मैनर दिखेगा आपको यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर में। ओके, अच्छा, उसके बाद आपके पास, अच्छा, फंजाई की सेल वॉल अगर आप बात करें, फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ
काफी मुश्किल नेम था। टाइटन से नहीं है। काइटन, ठीक है, ये वाला तो मुश्किल नहीं है वैसे। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे ओ बनी फोन है? में तो पेप्टाइडोग्लाइकन से। गुड, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आईमेट में ये नाम भी यूज़ किया जाता है, दूसरा वाला। तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए कि पेप्टाइडोग्लाइकन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नहीं म्यूरीन। सही है। अच्छा, अब अगर आप बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल सिक्रीट कहाँ से होती है या फिर बनाता कौन है सेल वॉल? जैसे गोल्जी है तो गोल्जी आपके पास ईआर से ओरिजिनेट होती है। जितने भी वेजाइकल्स हैं, जैसे लाइसोसोम है बेसिकली, गोल्जी तो ईआर से नहीं आती है, आई एम सॉरी, लेकिन जितना भी वेजाइकल है आपके पास, जैसे लाइसोसोम हो गया, तो वो गोल्जी से ओरिजिनेट हो रहा है। सही है। तो उसी तरीके से सेल वॉल कहाँ से सिक्रीट होती है? सेल वॉल आपके पास सिक्रीट होती है प्रोटोप्लाज्म से। रिमेंबर मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, क्या फ़र्क है दोनों में? मैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी तो लिख सकती थी। जब भी आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर बात करेंगे तो आप टर्म यूज़ करते हैं प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है। अच्छा, अब सेल वॉल की आपके पास कितनी लेयर्स होती हैं टोटल? 3, ठीक है। सबसे, अगर आप अंदर से बाहर वाली तरफ जाएं तो सबसे इनर लेयर कौन सी होगी सेल वॉल की? प्राइमरी जो सबसे, अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि प्राइमरी है तो अंदर वाली नहीं, प्राइमरी आउटर वाली होती है, ठीक है। अगर आप बाहर से अंदर वाली तरफ आएंगे तो आउटर लेयर वुड बी योर प्राइमरी सेल वॉल, जी मैम। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो इनर सेल वॉल होती है। और बीच में आपके पास कौन सी? मिडिल लेवल। गुड, मिडिल लेमेला, ठीक है। तो असल में क्वेश्चन ये था कि जो मिडिल लेमेला है, अच्छा इसका जो कंपोजिशन होती है मिडिल लेमेला की वो डिफरेंट होती है प्राइमरी और सेकेंडरी से। मिडिल लेमेला किससे बनी हुई है आपके पास? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल में हमने अभी पढ़ा, एनिमल सेल जो है ये सेंट्रीपिटल मैनर के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। प्लांट तो ये तो चलो समझ आता है, यहाँ पे इस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी वजह से वो इनफोल्ड हो रही होती है, तो उस वजह से सेल इस तरीके से डिवाइड हो रहा होता है। प्लांट का समझ नहीं आता जो सेंट्रीफ्यूगल तरीके से कैसे वो डिवाइड हो रही है। बेसिकली क्या होता है, आपके पास सेल डिवीजन करवाने में जिस स्ट्रक्चर का हाथ होता है वो मिडिल लेमेला है, ठीक है, मिडिल लेमेला। तो मिडिल लेमेला की फॉर्मेशन फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड होती है, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया है? तो मिडिल लेमेला जो है ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है। सबसे पहले अगर कौन सी लेयर बनती है सेल वॉल में तो वो मिडिल लेमेला है। दूसरी बात, हाँ स्टेटमेंट क्या था सवाल में, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि मिडिल लेमेला इज सिक्रीटेड बाय विच ऑर्गेनल? गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल आउटर मोस्ट है। प्राइमरी सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से, पेक्टिन से, ठीक है। और मिडिल लेमेला किससे बनी हुई है?
Come on, middle lamella is made up of? जी मैम आप रिपीट करिए ना from this. Middle lamella is made up of? ये अपना तो बताया कैसे मुझे कर सकते हैं. कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट. सही है. जी मैम. और ये जो आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल है ये इनरमोस्ट है. ठीक है. सबसे रिजिड कौन सी है? सबसे रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल है. सबसे थिकेस्ट कौन सी है? तो वो सेकेंडरी सेल वॉल है. लिग्निन की डिपोजिशन किस सेल वॉल में होती है? सेकेंडरी सेल वॉल में होती है. ठीक है. हर सेल के पास सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती. ठीक है. जैसे जाइलम टिश्यू आपके पास तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल आपको मिलेगी. जो ट्रंक बार्क बनी हुई है, जितना भी कैम्बियम टिश्यू है तो उसमें आपको सेकेंडरी सेल वॉल मिलेगी. ठीक है. इट्स फॉर स्ट्रेंथ. सेल वॉल को और भी थिक बनाने के लिए, शेल फॉर्मेशन करने के लिए. तो ये सेल वॉल के बारे में दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट. यहाँ तक कोई सवाल? नो, नथिंग. जी मैम. अच्छा, लेट्स प्रोसीड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. ठीक है. ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि सेल के अराउंड प्रेजेंट होती है. एनिमल प्लांट दोनों में मिलेगी, लेकिन एनिमल में सिर्फ आपको सेल मेम्ब्रेन मिलती है. ठीक है. अच्छा, जैसे ये मेरे पास सेल है, चलो मुझे समझ आता है कि यहाँ पे आपको बाहर वाली तरफ सेल मेम्ब्रेन मिलेगी. इसे आप सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक ही बात है. लेकिन जितने भी मेरे पास अंदर की तरफ ऑर्गेनल्स हैं, जैसे ईआर हो गया, जैसे गोल्जी हो गया, इनके ऊपर भी तो मेम्ब्रेन है. किसी के पास डबल मेम्ब्रेन है, किसी के पास सिंगल मेम्ब्रेन है. ये जो मेम्ब्रेन है, क्या ये सेल मेम्ब्रेन है? येस और नो? फाइनल मेरे ख्याल से ये भी सेल मेम्ब्रेन होगी. ओके. अच्छा, देखें यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास जितना भी मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनल के ऊपर पड़ी हुई होगी उसकी कंपोजिशन एक्जैक्टली सेम होती है सेल मेम्ब्रेन से. लेकिन इसे आप सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते, इसे हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ये फुली परमेबल होती है या सेमी परमेबल? ये सेल मेम्ब्रेन है. सेमी, या आप इसे पार्शियली परमेबल भी कह सकते हैं. गुड. उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में एक ऐसा ऑर्गेनल बताइए जो ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ में मिलेगा, बैक्टीरिया में भी, प्लांट में भी, एनिमल सेल में भी, जब बल्कि वायरस में भी आपको सेल मेम्ब्रेन या उसके मिलता जुलता कोई स्ट्रक्चर आपको ज़रूर मिलेगा, तो वो सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट आपको हर ऑर्गेनिज्म में मिलती है. जैसे वायरस में कैसे, उसमें तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन उसमें कैप्सिड तो होता है. जी मैम. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी थिकनेस जो है वो तकरीबन 7 नैनोमीटर होती है. इसके अंदर ये बनी हुई किससे होती है? ये बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड से. और इसके अंदर डिफरेंट टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे कि कैरियर प्रोटीन हो गया, जैसे कि आपके पास चैनल प्रोटीन हो गया. ठीक है. ये तो डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में. अच्छा, इसके अलावा इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड भी प्रेजेंट होता है. ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जितना भी आपके पास एंटीजन है सेल के ऊपर, वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है. और जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी लगा हुआ है किस पे? सेल मेम्ब्रेन पे. और वो आउटर साइड को फेस कर रही है. ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है. ये सब पूछा गया है पास्ट पेपर्स में. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इट फेसेस
आउट और इन? इनवर्ड होगा। आउटवर्ड, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बोहाइड्रेट से मुराद यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता था, जिस उन्होंने सवाल में ये मेंशन किया था। आई डोंट रिमेंबर पर्टिकुलरली क्या सोर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था, कौन से पेपर में, लेकिन दिस वॉज समवेयर कि उसमें पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन में, तो वो किस तरफ फेस करते हैं, आउटवर्ड, इनवर्ड, इस तरीके से जवाब ऑप्शन से। सही जवाब था आउटवर्ड, दे फेस आउट, ठीक है, बाहर की तरफ। उसके बाद आपके पास अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि बनी हुई ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से, मुझे बताइए सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस चीज़ की होगी? हाँ, हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ये फॉस्फोलिपिड, नाम में भी आता है ना फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर है, लेकिन प्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। लिपिड की कंसनट्रेशन, फॉस्फोलिपिड है वो 20 से 40% होता है, जबकि प्रोटीन 60 to 80% होता है। सही है। एक और डिफरेंस जो कि हम प्लांट और एनिमल में लिख सकते थे वो ये था कि एनिमल सेल में क्या मौजूद होता है इसकी सेल मेम्ब्रेन में, प्लांट में नहीं होता, पूरी उनकी बॉडी में वो कंपाउंड नहीं मिलता। ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में भी बताया था, कोलेस्ट्रॉल। सही है, प्लांट में कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेजेंट होता, जबकि एनिमल सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल के ट्रेसेस प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए 2-3 हाइपोथेसिस, 2-3 थ्योरीज और मॉडल्स दिए गए, ठीक है। इसमें से पहला जो मॉडल है वो कहलाता है, सबसे फेमस मॉडल जिसे हम पढ़ते हैं आज भी, कौन सा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और दूसरा जो ये हमारे पास दिया था किसने? ये सिंगर निकल्सन ने दिया था 1972 में। और जो दूसरा मॉडल है दैट इज़ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, इसका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। लिक्विड बाइलेयर मसाइल नहीं, वो जो ये आप कह रहे हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वाला मॉडल, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। ये क्या है? हाँ, ये वो सैंडविच मॉडल, लेकिन इसका नाम है पर्टिकुलरली यूनिट मेम्ब्रेन है, या फिर यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। हाँ, उसको जो सैंडविच वाला कॉन्सेप्ट है वो इसमें आता है। चलें, तो पहले आपके पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया, इसमें ये कहता है कि आपके पास जो फॉस्फोलिपिड है वो इस तरीके से ऊपर पड़ा हुआ है, और जो प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड की ये लेयर के अंदर सैंडविच हुआ हुआ है। जैसे सैंडविच के अंदर जितनी भी स्टफिंग होती है, तो प्रोटीन जो है वो स्टफ्ड होता है 2 फॉस्फोलिपिड्स की लेयर के दरमियान में, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि नहीं, जो प्रोटीन है वो इस तरीके से सैंडविच्ड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से क्या होता है, इंटेग्रेटेड होता है, धसा हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन में। सही है। और प्रोटीन का आपको डिफरेंट टाइप मिलता है, जैसे ये आपके पास क्या है, ये एक कैरियर प्रोटीन मैंने बनाया है। कैरियर प्रोटीन क्या करता है, ये एक मॉलिक्यूल को यहाँ से लेगा और फिर ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ खुलेगा, तो यहाँ पे ये अंदर की तरफ उस मॉलिक्यूल को फेंक देगा। सही है। जबकि ये जो स्ट्रक्चर है ये है चैनल प्रोटीन का। चैनल प्रोटीन से आसानी से कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे सेल के अंदर जा सकता है। अब देखें होता क्या है कि तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है बेसिकली। अब ये हमने बायोमोलिक्यूल में भी अच्छे से पढ़ा है बहुत डिटेल में कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, इसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। इसमें आपके पास हेड है जो कि क्या है, इससे बहुत सारा सवाल आता है।
एंड आई थिंक अब तक तो ये आपको बहुत ही समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा कि ये क्या है। ये पोलर है, ये हाइड्रोफिलिक है। ये हाइड्रोफिलिक है ना, जैसे ये बाहर का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे पानी प्रेजेंट है, तो इसीलिए हेड बाहर वाली तरफ है। यहाँ पे चलो अंदर साइटोप्लाज्म में भी पानी मौजूद है, तो हेड अंदर वाली तरफ है। तो टेल जो है वो क्योंकि हाइड्रोफोबिक होती है तो इट्स यू नो इनसाइड। टेल क्या है? नॉन पोलर, ठीक है उसका नाम जो है मेम्ब्रेन मॉडल जी। उसका नाम जो है मेम्ब्रेन मॉडल भी है। दिस वन हाँ जी, यही नाम है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ओके गुड। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि जितना भी मॉलिक्यूल लिपिड में डिज़ोल्व हो सकता है, ठीक है, जितना भी मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक होता है वो मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है और सेल के अंदर या बाहर आसानी से जा सकता है। लेकिन जितना भी मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक होगा और लिपोफोबिक होगा, देखो जो भी चीज़ हाइड्रोफिलिक होगी ना वो लिपोफोबिक होगी। जिससे पानी से प्यार होगा उसको लिपिड से फोबिया होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट काम करती हैं। ऑयल एंड वाटर दे कांट बी फ्रेंड्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जितना भी मॉलिक्यूल समझ लीजिए हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, बिल्कुल लिपिड जैसा, तो लाइट डिज़ोल्व लाइट वाला चक्कर है, तो उस तरीके से ये मॉलिक्यूल क्या होगा, आसानी से सेल के अंदर बाहर हो सकता है। लेकिन आज जितना भी मॉलिक्यूल हमारे पास सेल के बाहर या अंदर इस मेम्ब्रेन यानी कि फॉस्फोलिपिड के थ्रू नहीं क्रॉस हो सकता, वो फिर प्रोटीन चैनल्स को यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी चीज़ आसानी से जाएगी अंदर तो वो ये डिफ्यूजन से जा रही है, सिंपल डिफ्यूजन, नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन हाँ, यहाँ जहाँ भी आपको प्रोटीन इस्तेमाल होगा तो ये डिफ्यूजन मतलब ये आपके पास जो ट्रांसपोर्ट है, प्रोटीन वाली ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे प्रोटीन इस्तेमाल हो रहा है मॉलिक्यूल को सेल के अंदर बाहर करने के लिए, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाती है। समझ आई बात? जो भी चीज़ फॉस्फोलिपिड से क्रॉस होगी, ये क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और प्रोटीन से पास होने वाला क्या कहलाएगा, कौन सी डिफ्यूजन है ये, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इस मॉडल को समझने की बात करें, ये मॉडल कहता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो वर्ड फ्लूइड आ रहा है, इस फ्लूइड से मुराद यहाँ पे बेसिकली एक आपके पास फ्लूइड यानी कि पूरा फॉस्फोलिपिड पड़ा हुआ है, ठीक है। मोज़ेक किसे बोलेंगे, मोज़ेक कहेंगे कोई एक ऐसी चीज़ जो कि डिसकंटिन्यूसली आ रही हो, ठीक है। जैसे कि जो प्रोटीन है बेसिकली ये डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट है, पूरा ये प्रोटीन है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। तो प्रोटीन इज़ एक्चुअली, अब ये मोज़ेक जो मॉडल फॉर्म कर रहा है ये प्रोटीन्स कर रहा है। समझ आया ये बात? प्रोटीन जो है वो लिपिड के दरमियान में एम्बेडेड होता है। तो ये वाला जो मॉडल है, दिस इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। ये मॉडल सिंगर निकल्सन ने दिया था। खैर, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। जस्ट एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें समझना है कि मूवमेंट कैसे होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जब आप बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन या फिर मूवमेंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसका मतलब है कि सेल के अंदर चीज़ें कैसे आ रही हैं और सेल के बाहर कैसी चीज़ें जा रही हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको एंडोसाइटोसिस कह सकते हैं आप, और एक्सोसाइटोसिस कह सकते हैं। अब जो मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट है उसको हम डिवाइड करते हैं दो पोर्शंस में। सबसे पहला आपके पास आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे कोई भी एनर्जी या फिर एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सही है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? डिफ्यूजन के बारे में, सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। सिंपल डिफ्यूजन क्या है? जब भी कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगी। तो वो आसानी से फॉस्फोलिपिड को क्रॉस करके बाहर ज़्यादा थी अंदर कम है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की वजह से आ रही है। कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ग्रेडियंट कहेंगे। तो ग्रेडियंट की वजह से जैसे आप स्लाइड करते हैं तो स्लाइड में क्या होता है? ऊपर हाइट ज़्यादा होती है, नीचे हाइट कम होती है, तो आप ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, तो वो ग्रेडियंट कहलाता है, वो चीज़ ग्रेडियंट कहलाती है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन में चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसे हम चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आप डिफरेंट प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कौन से भी प्रोटीन के मैंने नाम बताए थे? इसको आप चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। चैनल मीडिएटेड क्यों? क्योंकि चैनल प्रोटीन है, जैसे कि कैरियर प्रोटीन है। सही है। तो एक चैनल प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट होती है, एक कैरियर प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट होती है। मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था आपको। जैसे ये मेरे पास क्या है? कैरियर प्रोटीन है। ये क्या है? ये चैनल प्रोटीन है। सही है। उसके बाद आपके पास पैसिव में आता है वाटर का ट्रांसपोर्ट। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, या फिर आप ये कह सकते हो फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे कि अगर पानी मूव कर रहा है तो आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। या तो वो मूव कर रहा है फ्रॉम हायर, कैसे मूव कर रहा है? फ्रॉम हायर खुद की कंसंट्रेशन टू खुद की लोअर कंसंट्रेशन। या फिर देखो, जहाँ पानी हो, जहाँ सॉल्ट होगा वहाँ पानी होगा, या फिर जहाँ पानी होगा वहाँ सॉल्ट्स या फिर प्रोटीन्स होंगे। तो जितना भी प्रोटीन है, सॉल्ट है, ये सारा का सारा क्या है? हाइड्रोफिलिक है। तो आप ये कह सकते हो जहाँ पे लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी वहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कम होगी? वहाँ पे ज़्यादा होगी। कम होगी ना। वाटर इज, समझ लिया। फिर आप बोल सकते हो सॉल्यूट इज हाइड्रोफिलिक। सही है। तो सिंपल करके समझो। देखो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है? जब पानी मूव करे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। या फिर आप ये कह सकते हो ऑस्मोसिस इज व्हेन वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सही है। ये दोनों पॉइंट समझ आ गए। जी मैम। अब ये हमारे पास आता है एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसमें चीज़ें कैसे मूव करती हैं? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है। जो आप पढ़ते हैं ना, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, द ईटिंग एंड सेल, द ईटिंग ऑफ सेल एंड द ड्रिंकिंग ऑफ सेल, ये दोनों एग्जाम्पल्स है किसके? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो आप सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ते हैं, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। जो अगर एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है सोडियम पोटेशियम पंप को इस्तेमाल करके, तो इसका मतलब क्या है कि 2 सोडियम बाहर जाते हैं, 3 सोडियम, सॉरी, 3 2 का होता है, तो 3 पोटेशियम, आई गेस 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आता है। ठीक है। और 1 एटीपी इस्तेमाल होता है। जैसे ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम पंप है, दिस वन। ठीक है। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को हमें ट्रांसपोर्ट करना है अंदर वाली तरफ, एंडोसाइटोसिस करवाना है। तो ये मॉलिक्यूल सोडियम पोटेशियम पंप को इस्तेमाल करके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा?
ATP यूज होगा। एक ATP यूज़ होगा, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे और 3 सोडियम जो है, ये कंफर्म कर सकते हैं आप ऐसे तो, लेकिन आई थिंक यही है कि 3 सोडियम बाहर जाता है। यही ओके, एवरीथिंग क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म, एंड ये हम करेंगे आज वाली क्लास में, ठीक है।